then find final surface charge density on each। दोनों पे क्या होगा फाइनली सरफेस चार्ज डेंसिटी, या फिर आप चार्ज कह लो कि दोनों पे दोनों को कनेक्ट करने के बाद दोनों पे कितना कितना चार्ज आएगा। ठीक है, ये निकालना है। दोनों बहुत दूर रखा है, तो ये जो क्वेश्चन बोलता है ना आपसे कि बहुत दूर रखा है, इसका मतलब क्या होता है? इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे एक तो ये होता है कि अगर मान लो ये दोनों मेटालिक होगा तो बहुत दूर रखा है तो इंडक्शन का कुछ खास इफेक्ट नहीं हो रहा होगा। अदरवाइज इंडक्शन का अगर इफेक्ट होगा, मान लो दोनों पास में रखा रहता तो हो सकता है कि अगर दोनों पास में रखा रहता तो हो सकता है इधर पॉजिटिव चार्ज देख करके, और मान लो इधर पॉजिटिव चार्ज देखा तो कुछ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए, तो इधर जो है मतलब मैं थोड़ा दूर पे बना रहा हूँ, कुछ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए, इधर डेफिशिएंसी हो गया, तो इधर कुछ नेगेटिव चार्ज हो गया, इधर पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो अगर ऐसा होगा तो ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहेगा। ठीक है, तो अगर दोनों पास में रहेंगे तो क्या होगा, और अगर ये दोनों शेल कंडक्टिंग है और पास में रखा है तो इंडक्शन होगा। इंडक्शन की वजह से क्या होगा कि बोथ ऑफ देम विल नॉट रिमेन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। तो इसलिए वो एक हेल्प हो जाएगा आपको दूर बोलने से कि यू कैन कंसीडर देम एज लाइक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। और अगर बाद में कुछ ऐसा जरूरत पड़ा तो वो भी बाद में यूज कर सकते हो। ऐसा कुछ बोला था क्या मैंने बनाने के लिए कि नहीं बोला था? सर कुड नॉट हियर एनीथिंग, अरिन गुप्ता। बाकी लोग सुन रहे हैं क्या? हाँ सर, सुनाई दे रहा है, सब सुनाई दे। अच्छा, तब फिर अरिन का प्रॉब्लम है। अरिन कुछ तो तुम्हारा नेटवर्क में लोचा है, कुछ तो नेटवर्क लोचा है। ट्राई टू शॉर्ट आउट बिकॉज बाकी लोगों का तो सही है। तो यहाँ पे जो है क्या करोगे फिर, आप कैसे बनाओगे बताओ? लाइक क्या स्टेप? पोटेंशियल सेंड कर देंगे। हाँ बहुत बढ़िया। एक चीज जो है ना वो एकदम बिल्कुल श्योर है, सर्टेन है कि दो बॉडीज को आप कनेक्ट कर देते हो, तो दो बॉडीज को आप कनेक्ट कर देते हो तो दोनों के बीच में चार्ज का फ्लो तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो चार्ज का फ्लो फिर बंद हो जाएगा। अब देखो ये आप लाइक अगर ये आइसोलेटेड था तो यहाँ का पोटेंशियल जो है वो कितना था, के Q1/R1, और ये इसका पोटेंशियल जो था वो था के Q2/R2। तो दोनों का पोटेंशियल अलग अलग था, तो क्या होगा, अब जब आप कनेक्ट कर दोगे तो चार्ज का फ्लो होने लगेगा, और चार्ज का फ्लो होने लगेगा तो क्या होगा, चार्ज का फ्लो होने लगेगा तो वो फ्लो तब तक होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो एक तो इसका यूज लेना है, दूसरा और किस चीज का यूज ले सकते हैं हम लोग, और दूसरा चीज जो है वो यूज ये करेंगे कि इन दोनों का मिला करके जो सिस्टम का टोटल चार्ज है दैट विल रिमेन कंजर्व्ड। बहुत बढ़िया, तो चार्ज कंजर्वेशन हो गया अपना काम, बस इतना ही चाहिए और क्या। ठीक है, तो इसके अलावा और कुछ चाहिए नहीं, हो गया अपना काम। तो देखते हैं भाई कैसे प्रोसीड करें। ओके 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 भाई मान लो कि लाइक आपने कनेक्ट कर दिया, और कनेक्ट कर दिया तो मान लो चार्ज का फ्लो फाइनली चार्ज का फ्लो बंद हो गया। तो चार्ज का फ्लो जब फाइनली बंद हो जाएगा तो क्या होगा कि तो इन दोनों को आपने कनेक्ट कर दिया और चार्ज का फ्लो जो है वो फाइनली बंद हो गया। तो चार्ज चूंकि फ्लो किया है तो अब दोनों स्फीयर पे जो चार्ज है वो पता नहीं कितना कितना रहेगा, कुछ कह नहीं सकते भाई, है ना। तो कुछ कह नहीं सकते तो क्या करना पड़ेगा अपने को, कुछ कह नहीं सकते तो मान लेते हैं कि भाई इस पे मान लो चार्ज रह गया, आफ्टर सब कुछ सेटल होने के बाद मान लो एक पे चार्ज रह गया Q', तो दूसरे पे चार्ज कितना रह जाएगा मेरे दोस्त, Q1 + Q2 - Q', ताकि दोनों का मिला करके टोटल चार्ज जो है वो सेम रहे पहले जितना टोटल था। पहले टोटल कितना था, Q1 + Q2, तो फाइनली भी जो है वो दोनों का मिला करके टोटल चार्ज इतना ही है। ओके बहुत बढ़िया, तो यही तो निकालना है, Q' निकालना है। Q' निकल जाएगा तो अपने आप हो गया सब कुछ, है ना। चार्ज ही निकालना था कि क्या चार्ज होगा दोनों पे, तो Q' निकालना है। तो एक ही तो वेरिएबल है, सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालना है।
हाँ वो ठीक है, चार्ज निकल जाएगा तो चार्ज डेंसिटी भी निकल जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो एक ही वेरिएबल है, दैट इज क्यू डैश, एक ही वेरिएबल है क्यू डैश। एक वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए आपको चाहिए मात्र एक इक्वेशन, और वो एक इक्वेशन कहाँ से आएगा, दोनों का पोटेंशियल सेम कर देंगे। तो लेट अस से कि मान लीजिए इस पे एक पॉइंट है ए, और इस स्फीयर पे मान लीजिए एक पॉइंट है बी, ठीक है। सो जब चार्ज का फ्लो बंद हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, चार्ज का फ्लो बंद हो जाएगा, तो वी विल राइट वी ए इक्वल टू वी बी, है ना, वी ए इक्वल टू वी बी लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं। तो एक बात बताइए, आप बात ये बताइए कि वी ए का वैल्यू क्या हम लोग लिख पाएंगे यहाँ पे, ए का पोटेंशियल क्या हम लोग लिख सकते हैं। ए का पोटेंशियल क्यू डैश की वजह से क्या होगा, क्यू डैश जो है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर है, तो उसके सरफेस पे पोटेंशियल ये क्यू डैश की वजह से कितना हो जाएगा, के क्यू डैश बाई R1। और ये जो दूसरा वाला स्फीयर है, ठीक है, तो उस पे चार्ज है इतना, तो इसके लिए ए जो है वो क्या हो गया, आउटसाइड पॉइंट। तो इसके लिए ए आउटसाइड पॉइंट हो गया। तो आप क्या करोगे कि ये पूरा का पूरा जो चार्ज है ये आप कॉन्सेंट्रेट करके रख दोगे C2 पे। कहाँ पे रख दोगे, C2 पे। तो C2 पे कॉन्सेंट्रेट करके रख दिया ए पे पोटेंशियल निकालने के लिए। तो ए पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ए पे पोटेंशियल हो जाएगा के Q1 प्लस Q2 माइनस Q डैश बाई C2 से A का डिस्टेंस। तो C2 से A का जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा ये के क्यू डैश बाई R1 प्लस के Q1 प्लस Q2 माइनस Q डैश बाई C2 से A का जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा R माइनस R1। क्या हो जाएगा, R माइनस R1। अब यहाँ पे देखो एक और यूज आ गया आपका कि सिंस R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन R1, therefore R minus R1 can nearly be written as R, है ना। So therefore VA can be written as, कोई कुछ बोल रहा है क्या, क्या डिस्टेंस लार्ज बोला है, इंफिनिटी थोड़ा ही ना बोला है। अगर मतलब ठीक है, अब तुम्हारी बात हम मान लेते हैं, हमने तो वेरिएबल के टर्म्स में लिखा है। तो अगर मान लेते हैं कि ये R जो है टेंड्स टू इंफिनिटी हो, तो ठीक है, ये वाला टर्म जो है वो जीरो हो जाएगा, इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा इक्वेशन में, ठीक है। तो ऐसे वेरिएबल के टर्म्स में लिखने से दो फायदा हो रहा है कि अगर R सचमुच इंफिनिटी है तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, कोई इफेक्ट आया भी नहीं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना कि भाई R इंफिनिटी नहीं हो पर R1 से बहुत बड़ा हो, R2 से बहुत बड़ा हो, ठीक है। तो उस केस में तो आपका जीरो लेना जो है वो सही चीज नहीं रहेगा, है ना, बिल्कुल इसको जीरो कर देना सही नहीं रहेगा। तो इसलिए वो वेरिएबल के टर्म्स में लिखना अच्छा होता है, बिकॉज लाइक यहाँ पे अगर R जो है वो इंफिनिटी नहीं है पर R1 से बहुत ज्यादा है, ऐसा भी हो सकता है ना कि दो बहुत छोटा छोटा स्फीयर हो, R1 बहुत छोटा है, R2 बहुत छोटा है, और इनफाइनाइट जरूरी थोड़ा ही नहीं है यार। मान लो कि R1 जो है वो R1 का रेडियस, मतलब R1 रेडियस जो है वो है मान लो 1 सेंटीमीटर, R2 रेडियस जो है वो है मान लो 2 सेंटीमीटर, और दोनों बॉल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो है मान लो 10 मीटर। तो दोनों बॉल्स के बीच में डिस्टेंस है 10 मीटर, तो 10 मीटर है, तो 10 मीटर अच्छा खासा डिस्टेंस होता है। तो अच्छा खासा डिस्टेंस होता है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि चार्ज इंडक्शन नहीं होगा दोनों स्फीयर्स के बीच में, क्योंकि 10 मीटर अच्छा खासा डिस्टेंस होता है, उतना दूर तक इफेक्ट नहीं होगा उन दोनों का। और नाउ R1 जो है वो मान लो सेंटीमीटर में है, R2 भी सेंटीमीटर में है, दोनों के बीच में जो स्मॉलर है वो 10 मीटर है, तो उसके रिस्पेक्ट में आप R1 को नेग्लेक्ट कर सकते हो, R माइनस R1 कैन नियरली बी रिटन एज R। तो यहाँ पे जो है वो R 10 मीटर, स्मॉलर 10 मीटर हो गया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उसकी वजह से पोटेंशियल जीरो ही कर दोगे, ठीक है। तो वो तो KQ/R लिखना पड़ेगा ना।
इनफाइनाइट, हाँ, वो समझ गया, मतलब ठीक है, स्मॉल आर वेरी वेरी ग्रेटर देन R1 होगा, तो उसको इनफाइनाइट भी बोलना सही नहीं है, इनफाइनाइट बोलना सही नहीं है। R मान लो 10 मीटर है तो उसको इनफाइनाइट थोड़ी बोल देंगे। हाँ, वो जो आपका, हाँ नहीं, वो इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज वाला वो अलग कहानी है। लाइक मान लो ये पॉइंट बहुत नजदीक है इसके, तो इसको हम कह सकते हैं कि हाँ भाई इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है। पर आर का वैल्यू अगर मान लो 10 मीटर हो जाए तो उसको इन्फिनिटी बोलना सही नहीं रहेगा। तो वेरी लार्ज डिस्टेंस बोलने का यहाँ पे दो मतलब था कि एक आप इंडक्शन जो है वो नेग्लेक्ट कर सकते हो, और दूसरा जो है वो R माइनस R1 को नियरली आप R लिख सकते हो। तो ऐसे करके क्वेश्चन में समझना रहेगा। आपका आवाज उतना क्लियरली नहीं आ रहा था क्योंकि मैंने ईयरफोन नहीं लगा रखा है। आई होप कि आपका लाइक डाउट क्लियर हुआ। तो ईयरफोन लगाने से क्या होता है कि क्या बोलते हैं, आपका आवाज तो साफ आता है, पर ठीक है, उतना जरूरत नहीं पड़ता इसलिए नहीं लगाता हूँ। तो चलो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ए का पोटेंशियल आपने लिख लिया। सिमिलरली अगर हम बी का पोटेंशियल लिख लें तो फिर हम लोग वी ए इक्वल टू वी बी कर पाएंगे। चलो भाई, तो बी का पोटेंशियल क्या लिखोगे फिर? बी का पोटेंशियल क्या हो जाएगा यार, बताओ। बी का पोटेंशियल हो जाएगा, देखो ये फिगर तो दिख नहीं रहा है, ठीक है, तो आप अगर अपने कॉपी में बनाए होगे ये फिगर तो आपको रिलेट कर पाओगे, ठीक है। ये जो बी पे लिखना है तो Q1 प्लस Q2 माइनस Q डैश, इसकी वजह से कितना हो जाएगा, K इंटू दिस चार्ज बाई R2। तो ये मैं लिख देता हूँ इधर, K इंटू Q1 प्लस Q2 माइनस Q डैश बाई R2। और ये जो आपका चार्ज है कौन सा, Q डैश जो है, Q डैश की वजह से बी पे लिखना है तो Q डैश को सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, K Q डैश बाई C1 से B का डिस्टेंस। तो ये हो जाएगा K Q डैश बाई C1 से B का डिस्टेंस, और C से B का डिस्टेंस जो है तो ये हो गया R2, और K Q डैश बाई C1 से B का डिस्टेंस जो है वो आप देखोगे R माइनस R2 हो जाएगा। और यहाँ पे जो है since R is very very greater than R2, therefore R minus R2 can nearly be written as R। तो VB का वैल्यू हम लोग लिख पाएंगे, कितना हो जाएगा, K Q1 प्लस Q2 माइनस Q डैश बाई R2 और प्लस K Q डैश बाई R, ठीक है। तो ये आपका पहला इक्वेशन है, और ये आपका पहला इक्वेशन है, और ये जो है वो दूसरा इक्वेशन है। तो फिर क्या लिखेंगे हम लोग कि चार्ज विल स्टॉप फ्लोइंग VA इफ VA इक्वल टू VB। तो जब VA और VB सेम हो गया, दोनों स्फीयर का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, तो चार्ज का फ्लो बंद हो गया। तो क्योंकि चार्ज का फ्लो बंद हो गया है, देयरफॉर VA इक्वल टू VB। अब वैल्यू बैठा दीजिए आप, तो वैल्यू आप बैठा देंगे तो VA आया था K Q1 प्लस Q2 माइनस Q डैश बाई R1 और प्लस K Q डैश, अरे यार सॉरी VA कितना आया था यार, देखो ऊपर से, K Q डैश बाई R1। तो VA आया था K Q डैश बाई R1 और प्लस K हेलो कौन, अच्छा सर अभी क्लास में हैं, हम आपको क्लास के बाद निकल के फोन करें? हाँ ठीक है सर, हम इसी नंबर पे कॉल बैक करते हैं। ठीक है सर, ठीक। तो
ये आपका VA का वैल्यू रख दिया और VV का वैल्यू हो जाएगा, VV का वैल्यू तो ऊपर में लिख ही रखा है ना यार, VV का वैल्यू कितना है, अरे यार क्या लिख दिया, सॉरी, ये VA में ये स्मॉलर है ना यार, और Q1 plus Q2 minus Q dash by R2 plus K Q dash by R। चलिए ये एक ही वेरिएबल है यहाँ पे Q dash, इसको सॉल्व करेंगे ना तो हमें Q dash मिल जाएगा। तो सॉल्विंग वी गेट Q dash का वैल्यू निकल जाएगा यार आपको, Q dash यहाँ से आ जाएगा, Q dash Q dash Q dash Q dash पता है कितना आ जाएगा, Q dash आ जाएगा आपका Q dash आ जाएगा, आप सॉल्व करके चेक कर लेना, ये आ जाएगा R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू Q1 प्लस Q2, चेक करके देख लो यार एक बार। और Q dash अगर इतना होगा तो दूसरा वाला जो चार्ज आएगा यानी कि Q1 प्लस Q2 माइनस Q dash, जो दूसरे पे चार्ज आया है, ये आप Q dash का वैल्यू इसमें डाल दोगे तो ये आ जाएगा R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2। मैं काम करता हूँ, ये इतने लंबे चौड़े टर्म है ना, इसको नाम दे देता हूँ, ठीक है, इसको नाम देता हूँ Q1 डैश, और यानी कि पहले वाले पे जो फाइनल चार्ज आया वो है Q1 डैश, और दूसरा राइट साइड वाला स्फीयर पे जो फाइनल चार्ज आया है उसको नाम दे दे रहा हूँ Q2 डैश। तो ये देखो आपका, सो फाइनली जो है क्या बोलते हैं, फाइनली इस पे जो चार्ज आया, लेफ्ट वाले पे जो चार्ज आया उसको नाम दे दिया है हमने Q1 डैश, अरे यार क्या हो गया, कुछ और खुल गया। तो फाइनली जो है लेफ्ट साइड वाले पे जो चार्ज आया है उसको नाम दे दिया Q1 डैश, और राइट साइड वाले पे जो चार्ज आया है उसको नाम दे दिया Q2 डैश। तो ये आपका कुछ ऐसा फिगर बनेगा, राइट, मैं छोटा सा बना देता हूँ, ये लेफ्ट साइड वाला स्फीयर है, ये राइट साइड वाला स्फीयर है। तो फाइनली इस पे चार्ज आ गया है Q1 डैश, इस पे चार्ज आ गया है Q2 डैश। तो ये आपका रिजल्ट जो है वो कुछ इस तरीके का आ रहा है कि ये R1, इसका रेडियस है R2, तो ये रिजल्ट कुछ इस तरीके का आएगा कि Q1 डैश बाई Q2 डैश विल बी इक्वल टू R1 बाई R2। देखो आप इन दोनों को डिवाइड कर दो, डैश बाई Q2 डैश इक्वल टू आ जाएगा ये रिजल्ट R1 बाई R2, यानी कि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है। स्फीयर का रेडियस जितना बड़ा होगा उस पर चार्ज उतना ही ज्यादा होगा, तो स्फीयर का रेडियस जितना ज्यादा होगा उस पर चार्ज उतना ही ज्यादा आएगा। ये आपका जो है ये रिजल्ट आ गया अपने को, ठीक है। और अपने को चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में निकालना था, तो चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में निकालना था तो एक काम करता हूँ, ये Q1 डैश बाई Q2 डैश ये है ना, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, पहले वाले पे मान लो चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 1 डैश, तो Q1 डैश को क्या लिखोगे आप, टोटल चार्ज ऑन पहले वाले पे टोटल चार्ज होगा वो क्या होगा, पहले वाले का रेडियस 4 पाई R1 स्क्वायर इंटू सिग्मा 1 डैश, और दूसरे वाले पे मान लीजिए चार्ज डेंसिटी आया सिग्मा 2 डैश, तो दूसरे वाले पे टोटल चार्ज क्या लिखेंगे, 4 पाई दूसरे वाले का जो रेडियस है इंटू सिग्मा 2 डैश। सो आप Q1 डैश Q2 डैश की जगह पे ये वैल्यू बैठा दीजिए आप, तो 4 पाई R1 स्क्वायर इंटू सिग्मा 1 डैश बाई 4 पाई R2 स्क्वायर इंटू सिग्मा 2 डैश, ये इक्वल टू आ जाएगा R1 बाई R2। तो देयरफॉर यहाँ से आप लिख सकते हो कि सिग्मा 1 डैश बाई सिग्मा 2 डैश विल बी इक्वल टू R2 बाई R1, ये देख लो आप, ये लिख सकते हो। तो सिग्मा 1 डैश बाई सिग्मा 2 डैश हो जाएगा R2 बाई R1, और यू कैन आल्सो राइट इट लाइक R इंटू सिग्मा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे R इंटू सिग्मा इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो गया, सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो गया। तो ये R इंटू सिग्मा इक्वल टू कॉन्स्टेंट आया है इस रिजल्ट के लिए, और हमने देखा था एक्चुअली कि इन जनरल ये ट्रू होता है कि किसी भी कंडक्टर पे यहाँ पे जैसे दोनों को जोड़ दिया, दो स्फीयर से दोनों को जोड़ दिया, तो दोनों को जोड़ दिया तो क्या हो गया, दोनों सिंगल कंडक्टर बन गया, तो दोनों सिंगल कंडक्टर बन गया, तो यहाँ पे आपका सेटिस्फाई हो रहा है R इंटू सिग्मा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो सर हमने प्रूफ से प्रूफ किया या फिर प्रूफ से आंसर किया? हाँ, हमने प्रूफ से प्रूफ किया या फिर प्रूफ से आंसर किया?
या नहीं। क्योंकि आपने तो Q1 डैश बाई Q2 डैश इक्वल टू R1 बाई R2 ये था रिजल्ट, तो पहले तो R सिग्मा से स्टार्ट करके रिजल्ट पे पहुंचना चाहिए था। नहीं, ये हम लोग को रिलेट कर रहे हैं। यहाँ पे तो हमने इंडिपेंडेंटली सब कुछ निकाला है। यहाँ पे तो पहले का कोई रिजल्ट का यूज नहीं लिया है, आर इंटू सिग्मा इक्वल टू कॉन्स्टेंट जैसा कोई रिजल्ट का यूज नहीं किया है। अच्छा अच्छा ठीक है। यहाँ पे तो हमने इंडिपेंडेंटली ये प्रूफ किया है कि आर इंटू सिग्मा इक्वल टू कॉन्स्टेंट आया। अब उसको को रिलेट करके देख रहे हैं कि ये तो इस रिजल्ट के लिए आया है, पर इन जनरल ये हमेशा ट्रू होता है किसी आर्बिट्ररी शेप और साइज। यहाँ पे तो हमने दो स्फेयर्स के लिए जो है वो प्रूफ किया है, मैथमेटिकली प्रूफ किया है। इसको हम कोरिलेट करके देख रहे हैं कि एक्चुअल में ये वाला रिजल्ट जो होता है इन जनरल भी ट्रू होता है। ठीक है, कि आर्बिट्ररी शेप और साइज का भी अगर कंडक्टर हो, उस पर अगर कुछ चार्ज दे देंगे तो उस पर वो चार्ज इसी तरीके से रिडिस्ट्रीब्यूट होता है कि आर इंटू सिग्मा इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो। उसका प्रूफ आर्बिट्ररी शेप और साइज के लिए अपने को प्रूफ नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो उसका प्रूफ नहीं पढ़ना है, लेकिन ये इंडिपेंडेंटली हमने दो स्फेयर्स के लिए मैथमेटिकली ये निकाल करके देखा, चेक किया। अच्छा सर आर्बिट्री शेप का कोई कंडक्टर होगा तो उसका आर क्या, मतलब आर क्या होगा उसका? उसका अलग अलग होगा ना, अलग अलग जगहों पे। जैसे देखो, आर्बिट्ररी शेप का अगर होगा कंडक्टर, जैसे एक सेकंड, आर के कर्वेचर का होगा वो वाला? हाँ, आर जो होगा ना, जिस पॉइंट पे आप एक सेकंड देखो, जैसे आर्बिट्ररी शेप का अगर कंडक्टर है, तो आर्बिट्ररी शेप का कंडक्टर है तो इसके अलग अलग पॉइंट्स पे जो आर का वैल्यू है वो अलग अलग होगा। जैसे यहाँ पे आर का मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो काइनेमेटिक्स में पढ़े थे आप लोग कि भाई यहाँ पे अगर आर लिखना है तो लाइक इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ दिस स्फीयर। तो ये यहाँ का जो पोर्शन है वो लाइक ये एक रेडियस का स्फीयर है। तो ये जो छोटा सा पोर्शन लिया, मान लो यहाँ छोटा सा पोर्शन लिया, लेट अस से ए बी। तो कोई अगर बोले कि भाई ए बी पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, तो ए बी जो है वो एक छोटे से स्फीयर का क्या है, पार्ट है। उस स्फीयर का जो रेडियस रहेगा हम लोग बोलेंगे कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर यही है। अगर मान लो कि कोई फ्लैट पोर्शन है, जैसे यहाँ पे लाइक ये थोड़ा फ्लैट टाइप का चीज है, तो अगर कोई फ्लैट पोर्शन है तो ये इट कैन बी कंसिडर्ड एज ए बड़ा रेडियस का स्फीयर। ठीक है, तो यहाँ पे आर का वैल्यू ज्यादा है, यहाँ पे आर का वैल्यू कम है। तो जो जितना ही ज्यादा बेंट होता है वहां पे आर का वैल्यू उतना ही कम होता है, और जो जितना ही ज्यादा फ्लैट सरफेस होता है वहां पे आर का वैल्यू उतना ही ज्यादा होता है। तो ये आप आर्बिट्ररी शेप का कंडक्टर है, अगर आप इसके ऊपर चार्ज दे देंगे, ठीक है, तो अगर आप इसके ऊपर चार्ज दे देंगे तो क्या होगा कि वो चार्ज इस तरीके से रिडिस्ट्रीब्यूट होगा कि जहाँ पे आर का वैल्यू कम है वहां पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा आएगा, और जो फ्लैट टाइप का जो सरफेस है वहां पे थोड़ा आर का मतलब वहां जो फ्लैट टाइप का सरफेस है वहां आर ज्यादा हो गया तो सिग्मा कम होगा। तो फ्लैट पोर्शन में आपका चार्ज डेंसिटी कम होगा, और जो कर्व टाइप का चीज है वहां पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा। तो ये जो आप एक्सेस चार्ज दिए इसको कंडक्टर को, तो वो एक्सेस चार्ज सरफेस पे इस तरीके से रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कि शार्प एजेस पे ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगा, फ्लैट एजेस पे चार्ज डेंसिटी कम होगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कोरोना डिस्चार्ज। ठीक है, ये नेम पहले इतना सिग्निफिकेंट नहीं था, लेकिन अभी जो है वो बहुत सिग्निफिकेंट है। ये कोरोना डिस्चार्ज का मतलब क्या समझते हो आप लोग? जबरदस्ती मौत फैलाना। पर बॉडी से कोरोना डिस्चार्ज हो जाए वही कोरोना डिस्चार्ज हो गया। नहीं नहीं, ये नाम बहुत पुराना है, ये वो वाला कोरोना नहीं है ये वायरस वाला कोरोना नहीं है यार। तो कोरोना डिस्चार्ज किसको कहते हैं? कोरोना डिस्चार्ज ये कहते हैं कि मान लो एक लाइक ए टाइप का चीज है, लेकिन मान लो कहीं पे आर बहुत कम है, तो कोई शार्प एजेस है, आर का वैल्यू बहुत कम है कहीं पे, तो आर का वैल्यू बहुत कम है, ये मान लो कोई कंडक्टर है और आपने यहाँ पे जो है इस पे कुछ चार्ज दिया है इस कंडक्टर पे, तो आर जहाँ पे बहुत कम होगा वहां पे चार्ज डेंसिटी बहुत ही ज्यादा होगा। तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी बहुत ही ज्यादा है, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये मान लो कोई कंडक्टर है, तो दिस इज ए कंडक्टर,
तो आपने आर जहाँ पे बहुत ही कम है, बिल्कुल स्टार फेज है, वहां पे सिग्मा बहुत ज्यादा है। और अगर ये कंडक्टर है तो इसके जस्ट बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आप जानते हो कि कितना होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो ये आप पढ़ रखा है पहले से आपने। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कूलम पर मीटर स्क्वायर। अब देखिए, चूंकि आर यहाँ पे बहुत कम है, तो एक सेकंड, चूंकि यहाँ पे आर बहुत कम है इसलिए सिग्मा बहुत ज्यादा है, और सिग्मा बहुत ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के जस्ट बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा है। अब इस कंडक्टर को अगर आप और चार्ज सप्लाई करते जाएं, तो इस कंडक्टर को अगर आप और एक्सेस चार्ज सप्लाई करते जाएंगे तो क्या होगा कि जो शार्प एज है वहां पे सिग्मा और ज्यादा बढ़ता जाएगा, और सिग्मा बढ़ेगा तो उसके जस्ट बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी और ज्यादा बढ़ता जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता 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 हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ज्यादा हो जाए कि वो एयर मॉलिक्यूल्स को भी आयोनाइज करना शुरू कर दे। तो एयर मॉलिक्यूल्स को भी आयोनाइज करना शुरू कर दे। आयोनाइज का मतलब क्या समझते हो आप? जैसे कोई मॉलिक्यूल को आयोनाइज करने से मतलब क्या समझते हो? जैसे मान लो H2O है, एक मॉलिक्यूल है वाटर, तो आयोनाइज तो उसमें O माइनस है, H प्लस है ना, O2 माइनस H प्लस प्लस। तो आयोनाइज करने का मतलब ये है कि अच्छा, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज आयन पे फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और निगेटिवली चार्ज आयन पे फोर्स लगेगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर मान लो कि कोई मॉलिक्यूल है, आप ऐसे समझो कि अगर मान लो कि कोई मॉलिक्यूल है जिसमें दो पार्ट है, ये पॉजिटिवली चार्ज आयन है, ये उसका निगेटिवली चार्ज पार्ट है। यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो ये पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा, इधर लगे। आप उल्टा समझ लो, आप ऐसे देख लो, मान लो कि निगेटिवली चार्ज आयन इधर है और पॉजिटिवली चार्ज इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत हाई हो गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से निगेटिव चार्ज पे किधर फोर्स लगेगा, अरे यार निगेटिव चार्ज पे किधर फोर्स लगेगा, सॉरी, निगेटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा अपोजिट टू द अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो गया, इधर। तो निगेटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा इधर, और पॉजिटिव चार्ज पे किधर फोर्स लगेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये मॉलिक्यूल को अब इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा तो ये फोर्स भी ज्यादा होगा, तो दोनों साइड से खींच रहा है ज्यादा फोर्स से। तो हो सकता है कि भाई ये फोर्स इतना ज्यादा हो जाए, ये क्या करे, इस मॉलिक्यूल को, इस बॉन्ड को तोड़ दे, और इस बॉन्ड को तोड़ देगा तो क्या हो जाएगा, ये निगेटिवली चार्ज आयन अलग हो गया, ये पॉजिटिवली चार्ज आयन अलग हो गया। तो ये दोनों अलग अलग आयन्स हो जाएंगे, एक निगेटिवली चार्ज, एक पॉजिटिवली चार्ज। अब क्या होगा कि जब ये टूट गया तो ये जो निगेटिवली चार्ज आयन है ये क्या होगा कि ये अट्रैक्ट होकर के चला जाएगा यहाँ पे। ये निगेटिवली चार्ज आयन जो है ये अट्रैक्ट होकर के पॉजिटिव चार्ज पे चला जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज पे चला जाएगा तो क्या होगा कि ये एक पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज किया, तो एक पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज किया और एक पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज किया, ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। और ये जो आपका पॉजिटिवली चार्ज आयन जो टूटा था आपका मॉलिक्यूल में से, ये आपका हवा में रह गया। तो हवा में रह गया तो आप ऐसे बोल सकते हो, लाइक ऐसा सोचा जा सकता है, ऐसा बोला जा सकता है, ठीक है। एक्चुअल में तो ऐसा बोला जा सकता है ये पॉजिटिव चार्ज लीक होकर के हवा में आ गया, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज, देखो एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे कम हुआ और एक पॉजिटिव चार्ज ये हवा में आया। तो हम लोग बोलचाल की भाषा में ऐसा बोल सकते हैं ये पॉजिटिव चार्ज हवा में लीक करके आ गया। एक्चुअल में पॉजिटिव चार्ज हवा में लीक करके नहीं आ रहा है, एक्चुअल में तो हवा लाइक एयर का वो मॉलिक्यूल का बॉन्ड टूट रहा है, और बॉन्ड टूट रहा है तो निगेटिव चार्ज जाकर के आपका वो कंडक्टर पे गया और एक पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज किया, और हवा में एक पॉजिटिवली चार्ज आयन आ गया। इस तरीके से अगर बहुत सारे बॉन्ड्स टूट जाएंगे, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत हाई हो गया, एयर मॉलिक्यूल के बहुत सारे बॉन्ड्स टूट जाएंगे, तो बहुत सारे बॉन्ड्स टूट जाएंगे तो क्या होगा, बहुत सारा इधर कंडक्टर का बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा और एयर मॉलिक्यूल्स में बहुत सारे पॉजिटिवली चार्ज आयंस आ जाएंगे। तो ये हम लोग इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि कंडक्टर से बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज लीक होकर के हवा में आ गया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज, ठीक है, इसी को बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। तो ये कोरोना का मतलब ये चार्ज से है, और यहाँ पे वो आपका वायरस वाले कोरोना से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब तो लाइक बोर्ड्स में कोरोना डिस्चार्ज आएगा तो बच्चे ये भी लिख के दे देंगे कि हाँ भाई
14 दिन क्वारंटाइन में रहने के बाद अगर कोरोना डिस्चार्ज हो जाए तो दैट विल बी कॉल्ड कोरोना डिस्चार्ज। भरोसा नहीं है, बोर्ड में बच्चे तो कुछ भी लिख देते हैं, है ना। तो ये है। अच्छा, वो कोरोना स्पेलिंग भी मैच कर रहा है ना, वो भी तो CORONA ही होता है ना। हाँ CORONA ही तो होता है। सर कोरोना का मतलब उसका बेस वर्ड है क्राउन। हाँ, उसका बेस वर्ड है क्राउन, क्योंकि कोरोना वायरस का सरफेस में ऐसे शाफ्ट जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर ऐसे क्राउन जैसे स्ट्रक्चर होता है जिससे वो स्प्रेड करता है। हाँ, 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 हाँ। इसीलिए उसको कोरोना वायरस कहते हैं, क्योंकि उसके वो क्राउन स्ट्रक्चर्स की वजह से, हाँ, जो हाँ। बाकी वायरसेस में इतना नहीं होता है। हाँ, मुझे लगता है यहाँ पे भी कोरोना डिस्चार्ज इसलिए बोल रहे क्योंकि वो जो कर्वेचर है जिस कंडक्टर का, वहां पे ऑलमोस्ट बहुत ही छोटा कर्वेचर हो जा रहा है, सो इट इज एक्टिंग लाइक अ क्राउन ऑफ द कंडक्टर। कर्वेचर हो जा रहा है तो क्राउन टाइप का चीज हो जा रहा है, सो दैट इज व्हाई दैट इज कॉल्ड कोरोना डिस्चार्ज। वेरी गुड। तो जैसे आप हाई वोल्टेज वायर से अगर लटक जाते हो तो आपके नाक है, फिंगर से, उधर से हो सकता है कि उधर से आपका क्या हो, कोरोना डिस्चार्ज होने लगे, तो फिर दिक्कत हो जाएगा आपके लिए। तो ये कोरोना डिस्चार्ज थ्योरेटिकल चीज है, इसमें कुछ ज्यादा कुछ खास है नहीं। अगर आप हाई वोल्टेज वायर से लटक जाओगे तो क्या होगा, लाइक वही आपके जो पॉइंटेड शरीर में जो पार्ट्स हैं, नोज है, फिंगर है, उधर से जो है वो चार्जेस डिस्चार्ज हो सकता है एयर में, कोरोना डिस्चार्ज हो सकता है। और क्या होगा, और ये होगा कि आपका नेचुरल स्पाइक्स बन जाएगा हेयर का, ठीक है। वो कोई सैलून में जा करके और ऐसा स्पाइक्स बनवाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जो आपका हेयर है वो हेयर जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा, खड़ा, ठीक है। वो भी आपका इसी कारण से। तो ये कारण से हिल स्टेशन में हम लोग जाते हैं, हिल स्टेशन पे तो कभी कभी ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, हमेशा तो ऐसा नहीं पर कभी कभी ऑब्जर्व करते हैं, तो अपने को लगता है कि बहुत तेज हवा चल रहा है इसलिए शायद एकदम खड़ा हो गया है। बट दैट इज, तेज हवा जो है दैट इज नॉट ओनली द सिंगल रीजन, ठीक है। तो तेज हवा जो है वो सिर्फ सिंगल रीजन नहीं है, लाइक खड़ा थोड़ा ही होता है यार तेज हवा की वजह से। लाइक इधर भी आंधी आता है तो क्या लड़कियों के बाल ऐसे खड़े थोड़ी हो जाते हैं आंधी में, ठीक है, उड़ेगा तो पीछे की तरफ उड़ेगा ना। तो ये है। पर हिल स्टेशन में एक्चुअली ऐसा होता है, तो दैट इज द रीजन कि बहुत ऊपर क्लाउड मान लो कि बहुत हाई पोटेंशियल पे है, तो वो एक रीजन होता है कोरोना डिस्चार्ज की वजह से। तो हाई वोल्टेज वायर से लटकोगे तो ये सब इफेक्ट हो सकता है। हम लोग नेक्स्ट दूसरे टॉपिक पे आएंगे। पहले के ये में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए आप, ठीक है। तो पहले के ये में कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, और नहीं तो फिर हम लोग अर्थिंग ऑफ चार्ज कंडक्टर पे आगे बढ़ेंगे। सर हाँ, एक पर्टिकुलर फेनोमेना होता है जो लाइटनिंग के पूरा ऑपोजिट होता है, उसको स्प्राइट्स बोलते हैं। लाइटनिंग से, लाइटनिंग का पूरा मतलब, लाइटनिंग जब स्ट्राइक करता है किसी बिल्डिंग पे, स्ट्राइक करने से वो जो एक शाफ्ट होता है ना कि टेरेस पे जो डिस्चार्ज कर देता है, अर्थिंग कर देता है, हाँ 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 हाँ, उसका एक पूरा ऑपोजिट वाला होता है वो, उसको स्प्राइट्स बोलते हैं। स्प्राइट करके एक होता है फेनोमेना जिसमें बिल्डिंग के उस डिस्चार्ज वाले वायर से वो ऊपर की तरफ जाता है। क्या वो कोरोना डिस्चार्ज का ही प्रिंसिपल है सर? अच्छा, मैं आपके वो क्वेश्चन पे आता हूँ, बढ़िया से ईयरफोन लगा के सुनेंगे पहले फिर आंसर देंगे। लेकिन उससे मुझे याद आया कि लाइटनिंग वाला ये क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया था, आपको बोले थे कि बाद में करेंगे लेकिन डिस्कस नहीं कर पाया था, ठीक है। तो पहले ये डिस्कस कर लेते हैं फिर आपके क्वेश्चन पे आएंगे। ये देखो, बोले थे कि डिस्कस करेंगे। लाइक कार से आप जा रहे हो और बिजली गिर गई कार पे, तो अगर आप अंदर में हो तो सेफ रह जाओगे। क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की वजह से। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में कल आपने ये चीज पढ़ा था कि बाहर में अगर कुछ भी चेंजेस होता है, बाहर में आप अगर एक दूसरा चार्ज लेके आ जाओ, या फिर बाहर में हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन कर दो, तो वो स्विच ऑन करने से क्या होता है कि ये कंडक्टर का जो आउटर सरफेस है, ठीक है, कंडक्टर का जो आउटर सरफेस है S2, तो उस पे चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, और वो रीडिस्ट्रीब्यूट इस तरीके से होते हैं ताकि अंदर के सारे पॉइंट्स पे वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होने दें, ठीक है। सो आउटर सरफेस पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैंसलिंग आउट एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड
किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अंदर में जो कुछ भी इफेक्ट होना चाहिए था उसको कौन कैंसिल करता है? आउटर सरफेस पे जो चार्जेस का रिडिस्ट्रीब्यूशन होना है वही कैंसिल करता है। तो यहाँ पे अगर अगर बिजली गिरा तो बिजली गिरा मतलब वो दैट इज वेरी हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दैट इज वेरी हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे ही वो कार पे गिरा, ठीक है, या फिर आ रहा है, तो क्या हो जाएगा कि कार के आउटर सरफेस पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फटाफट रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे एंड दे विल रीडिस्ट्रीब्यूट इन सच ए वे कि जो लाइटनिंग का जो हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसकी वजह से इनसाइड पॉइंट पे जो भी कुछ भी चेंजेस होने थे तो उसको वो कैंसिल कर सके। तो अंदर के सारे पॉइंट्स से, कार के अंदर जो भी पॉइंट्स हैं वहां पे जो भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, पहले जैसा था वैसे ही रहेगा, क्योंकि लाइटनिंग की वजह से जो हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड था उसको किसी भी इनसाइड पॉइंट के लिए किसने कैंसिल कर दिया? आउटर, कार के आउटर सरफेस पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे एंड दे विल कैंसिल आउट द इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग फॉर एनी आउटसाइड पॉइंट। तो आप बोलोगे कि सर ये कार जो है वो पूरा एकदम पूरा बंद तो है नहीं, लाइक पूरा एकदम परफेक्टली क्लोज तो है नहीं। तो पूरा परफेक्टली क्लोज नहीं है तो कैसे होगा शील्डिंग? तो देखो, शील्डिंग होने के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि पूरा एकदम परफेक्टली वो बंद हो, ठीक है, वो गॉस लॉ के लिए चाहिए होता है कि पूरा परफेक्टली बंद हो। शील्डिंग होने के लिए आपको क्या चाहिए कि आउटर मोस्ट सरफेस पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको सिर्फ पाथ मिलना चाहिए कि वो जैसे रिडिस्ट्रीब्यूट होना चाहते हैं वैसे वो रिडिस्ट्रीब्यूट हो सके। तो उनको पाथ मिल रहा है, लाइक यहाँ पे भले ही खिड़की है, शीशा है, लेकिन वो अगर ऐसे जैसे चाहेंगे वैसे क्लोज्ड पाथ तो उनको मिल ही रहा है, जैसे रिडिस्ट्रीब्यूट होना चाहेंगे वैसे वो रिडिस्ट्रीब्यूट हो पाएंगे, ठीक है, ऊपर में तो साइड से भी ऐसे। तो उनको आगे में जो शीशा है उधर से भी ऐसा मेटालिक ये है ना पूरा, तो जैसा वो रिडिस्ट्रीब्यूट होना चाहेंगे वैसा वो रिडिस्ट्रीब्यूट हो पाएंगे, उनको पाथ मिल रहा है रिडिस्ट्रीब्यूट होने के लिए, तो दैट इज एनफ फॉर शील्डिंग। तो ये शील्डिंग से जो है अंदर भाई साहब जो बैठे हुए हैं वो बच जाएंगे, ठीक है। और ये टायर में जो यहाँ पे दिख रहा है आपका वाइट, वो ये है कि वो वो वेरी हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको ग्राउंड में जाके डिस्चार्ज होना है। तो ग्राउंड में जाके डिस्चार्ज होना है, बीच में जो है वो ऑब्स्टेकल कौन आ रहा है? बीच में ऑब्स्टेकल यही टायर आ रहा है, नॉन कंडक्टर यही है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इतना ज्यादा है कि इसने टायर के मॉलिक्यूल्स को भी आयोनाइज कर दिया और वो जाकर के इस रास्ते से ग्राउंड में डिस्चार्ज हो गया। तो ये आपका लाइटनिंग वाला चीज होता है। और तो ये लाइटनिंग वाला चीज है। इसमें कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए आप, इसमें कुछ भी डाउट है तो आप पूछ लीजिए। और नेक्स्ट आते हैं चिन्मय। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक और चीज होता है कि जो बहुत ऊंचे ऊंचे टावर्स होते हैं। मेरा आवाज साफ आ रहा है? हेलो? जी सर। हाँ सर। हाँ। तो देखो, जो ऊंचे ऊंचे जो टावर्स होते हैं ना, तो उन पे आप देखते होंगे कि एक पॉइंटेड रॉड टाइप का दिया रहता है, और वो पॉइंटेड रॉड का जो कनेक्शन होता है ना वो ग्राउंड से होता है, ताकि होता क्या है कि जो लाइटिंग वगैरह है, ठीक है, तो उनको ग्राउंड में डिस्चार्ज होना है। तो ग्राउंड में डिस्चार्ज होना है तो वो जानबूझ के ऐसा लंबा रॉड दिया रहता है और उसका ग्राउंड से कनेक्शन दिया रहता है कि अगर लाइटनिंग आएगा तो वो उसी पे गिरेगा और वो ग्राउंड में डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है, ग्राउंड में डिस्चार्ज हो जाएगा। जैसे हाल में कुछ समय, आई थिंक कुछ महीने पहले ही रिसेंटली एक वीडियो चला हुआ था, हिट हुआ था, जो बुर्ज खलीफा है ना, उस पे लाइटनिंग गिरता हुआ वो एक ये था, पिक्चर था। तो अब बुर्ज खलीफा सोचो कितना ऊंचा लंबा बिल्डिंग है, तो वहाँ पे भी वो मैकेनिज्म दिया हुआ है, ऊपर में हाई रॉड दे करके उसको ग्राउंड से ये कनेक्ट करने का। तो हाई रॉड क्यों दिया हुआ रहता है? हाई रॉड इसलिए दिया हुआ रहता है, पॉइंटेड रॉड क्यों दिया रहता है? पॉइंटेड रॉड इसीलिए दिया रहता है कि आपका वो पॉइंटेड चीज पे ही वो ये होगा, गिरेगा, ठीक है। तो हाँ, अब चिन्मय के क्वेश्चन पे आते हैं कि चिन्मय क्या पूछ रहा था। आई वाज नॉट पूरे अच्छे तरीके से मैं सुन नहीं पाया सर। हाँ। वो एक्चुअली मैंने एक बार देखा था, आई थिंक नेशनल ज्योग्राफिक पे, कि ऐसा लाइटनिंग का एक ऑपोजिट फेनोमेना होता है जहाँ पे बिल्डिंग के उस रॉड के टॉप से चार्ज मतलब डिस्चार्ज हो रहा है क्लाउड्स की तरफ। तो मेरे को डिस्चार्ज हो रहा है क्लाउड की तरफ। उसको स्प्राइट्स बोलते हैं। मैं
एक बार आपको एक बार सर्च करके आपको एक बार भेजूंगा। मेरे को लगता है वो कोरोना डिस्चार्ज का ही एक प्रिंसिपल के ऊपर देखो वो एग्जैक्टली रिवर्स केस हो सकता है। लाइक जैसे आपका ग्राउंड का पोटेंशियल 0 है, ठीक है। अब मान लीजिए क्लाउड्स का पोटेंशियल बहुत हाई है, लेट अस से 1,00,000 वोल्ट। तो अगर 1,00,000 वोल्ट हो गया क्लाउड का पोटेंशियल, ग्राउंड का 0 है, तो उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो करेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा फ्लो करता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो हायर पोटेंशियल पे क्लाउड है, लोअर पोटेंशियल पे ग्राउंड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा फ्लो किया है इन द फॉर्म ऑफ लाइटनिंग, जो जनरली हम लोग देखते हैं। पर मान लो कि शायद कभी कुछ ऐसा होता होगा कि क्लाउड का पोटेंशियल लो हो जाता होगा अर्थ के पोटेंशियल से, तो उस केस में अपोजिट डायरेक्शन में फिर ये फ्लो करता होगा। आप जो बोल रहे हो वो मे बी उसी का एग्जाम्पल है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा होता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो अगर कभी ऐसा हुआ कि क्लाउड का पोटेंशियल लो पे चला गया, तो वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और जनरली ऐसा बहुत कम होता है। चलो भाई, तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं। नेक्स्ट हेडिंग तो नहीं होता है, सब एक ही चीज है। तो अर्थिंग ऑफ ए चार्ज और अनचार्ज कंडक्टर। तो क्वेश्चन से हम लोग समझेंगे। पहला क्वेश्चन जो है वो ये है, there are two concentric spherical cells, both are metallic obviously, ठीक है। कंडक्टर हेडिंग में ही दे रखा है कंडक्टर, तो both are conducting, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक है, स्फेरिकल है। बाहर वाले को आपने अर्थ से कनेक्ट कर दिया। सो इफ द स्विच इज क्लोज्ड, व्हाट विल बी द फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ईच ऑफ द सरफेसेस। तो फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? ये अर्थिंग का सिंबल होता है, 3 लाइन, सबसे ऊपर वाला लाइन बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। तो 3 पैरेलल लाइंस, ऊपर वाला सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ये अर्थिंग का सिंबल होता है। तो देखो, अर्थ का पोटेंशियल होता है 0, ठीक है। अर्थ का पोटेंशियल होता है अर्थ का पोटेंशियल होता है 0, ठीक है। अर्थ का पोटेंशियल होता है 0। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही आप अर्थिंग देंगे तो क्या होगा कि चार्ज का फ्लो होगा आउटर स्फीयर और अर्थ के बीच में, और वो फ्लो तब तक होता रहेगा जबकि आउटर स्फीयर S2 जिसको आपने अर्थ से कनेक्ट किया है उसका पोटेंशियल 0 ना हो जाए। तो जब तक फाइनली आपने S2 को अर्थ किया है, तो S2 का जब पोटेंशियल 0 हो जाएगा तो चार्ज का फ्लो बंद हो जाएगा, ठीक है। तो चार्ज का फ्लो बंद हो जाएगा। तो देखते हैं हम लोग, आपको बताना है कि फाइनली क्या होगा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे अप्रोच करोगे बताओ भाई, कैसे अप्रोच करोगे? सर मेरे को तो लगता है पहले S1, मतलब जब हम लोग स्विच को क्लोज करेंगे तो S1 के कारण पहले S2 में इंडक्शन होगा कि नेगेटिव चार्जेस आएंगे, लेकिन हर बार जब इंडक्शन होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। पोटेंशियल 0 मतलब चार्ज 0, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बिल्कुल दोनों अलग अलग चीजें। तो आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड, लेट टोटल चार्ज ऑन S2, लेट टोटल चार्ज ऑन S2 इज Q डैश। तो स्विच क्लोज करने के बाद सेटल हो गया सब कुछ। सेटल होने में बहुत कम टाइम लगता है, नैनो सेकंड्स के ऑर्डर का। तो स्विच क्लोज करने के बाद मान लीजिए फाइनली टोटल चार्ज जो है वो S2 पे है Q डैश। बहुत बढ़िया, मान लेते हैं S2 पे Q डैश चार्ज आ गया, टोटल चार्ज Q डैश। S1 जो है वो आइसोलेटेड है, तो S1 जो है वो आइसोलेटेड है, तो S1 पे टोटल चार्ज वही रहना है जो पहले था। तो पहले कितना था S1 पे? कैपिटल Q, तो वही रहना है S1, ठीक है। तो अब एक काम कीजिए कि देयरफॉर अब एक काम कीजिए, S2 का पोटेंशियल लिखता हूँ। मान लो S2 पे एक पॉइंट है B, तो S2 पे एक पॉइंट है B, तो B का पोटेंशियल लिखता हूँ। B का पोटेंशियल हम लोगों ने लिखना सीख लिया है। क्या होगा? Q डैश की वजह से क्या होगा पोटेंशियल? K Q डैश बाई R2, और प्लस Q की वजह से कितना हो जाएगा? K प्लस Q बाई R2, ठीक है। तो B का पोटेंशियल हम लोगों ने लिख लिया। अब क्या करेंगे इसको? B का पोटेंशियल क्या कर देंगे? 0। तो वी विल राइट लाइक charge will stop flowing, charge will stop flowing after potential of S2, यानी potential of D becomes 0। S2 तो कंडक्टर है ना, वो तो इक्वी पोटेंशियल होता है। तो S2 का पोटेंशियल 0 करने का मतलब है कि आप कोई सा भी पॉइंट ले लो S2 पे, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, कोई सा भी ले लो, एक ही बात है, ठीक है। तो फाइनली जो है वो B का पोटेंशियल क्या कर देना? 0 कर देना आपको।
तो बी का पोटेंशियल कितना है के क्यू डैश बाई आर टू और प्लस ये के क्यू बाई आर टू दिस इक्वल टू 0। तो therefore के क्यू डैश बाई आर टू इक्वल टू माइनस के क्यू बाई आर टू। तो ये तो कट गया आर टू के भी कट गया। तो therefore क्यू डैश इक्वल टू आ गया माइनस क्यू। तो therefore क्यू डैश इक्वल टू माइनस क्यू। तो ये आ गया आपका। सो S2 पे जो टोटल चार्ज आएगा वो होगा माइनस क्यू। बहुत बढ़िया भाई, ये पता चल गया अपने को। तो हमने क्या बोला था कि पहले जो है वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट टोटल चार्ज की टोटल चार्ज S1 पे कितना होगा, टोटल चार्ज S2 पे कितना होगा। तो पहले हम लोग ये निकाल लेंगे, एक बार निकल जाएगा टोटल चार्ज फिर हम लोग समझ लेंगे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो इतना तक क्लियर है, इतना तक क्लियर है। देखो भाई किसी को कुछ भी डाउट है आप कितना बार पूछ सकते हो, बार बार पूछ सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो। तो ये आप इसमें हेजिटेट मत कीजिएगा, जो कुछ भी लगे तो आपका एक छोटा सा डाउट है सर। हाँ, बिल्कुल। जैसे ये जो कंडक्टिंग स्पीयर्स होता है, तो जब हम लोग मतलब पोटेंशियल 0 कर रहे हैं तो जो अर्थिंग के कारण जो आउटर सरफेस पे जितना चार्ज है वो पूरा नहीं चला जाएगा मतलब? नहीं, देखो कितना चार्ज, देखो अर्थ से आप किसी चीज को कनेक्ट करते हो ना, अर्थ छोड़ दो यार, किसी चीज से कनेक्ट करते हो, ठीक है, तो एक ही कंडीशन फॉलो होना है कि जो भी कंडक्टिंग बॉडीज है उनके बीच में चार्ज का फ्लो तब तक होता रहेगा जब तक कि उनका पोटेंशियल सेम ना हो जाए, ठीक है। अब वही बात अर्थ के लिए भी है। तो अर्थ का भी वही है कि अर्थ का पोटेंशियल 0 होता है। तो आप किसी चीज को अगर अर्थ से कनेक्ट करते हो तो उस पे तब तक चार्ज का फ्लो होता रहेगा जब तक कि जिसको कनेक्ट किया है उसका पोटेंशियल 0 ना हो जाए। तो एक ही कंडीशन है, एक और एकमात्र एक ही कंडीशन लेना है कि उसका पोटेंशियल 0 करना है, बस। मतलब आउटर सरफेस पे जहां से अर्थिंग कनेक्टेड है उसका पोटेंशियल 0 करना है। जिसको भी अर्थ से कनेक्ट किया उसका पोटेंशियल 0 होना चाहिए। दैट इज द वन एंड ओनली कंडीशन, नथिंग एल्स। बाकी उस पे कितना चार्ज होगा, पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, ज्यादा होगा, कम होगा, अर्थ लेगा, देगा, क्या होगा, नहीं होगा, दैट डजंट मैटर। दैट डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स। आसपास क्या है, कौन कौन उसको अफेक्ट कर रहा है, उन सब चीजों पे डिपेंड करता है। तो एक ही चीज आपको बस फॉलो करना है कि जिसको अर्थ से कनेक्ट किया उसका पोटेंशियल 0 करना है, बस। उसके अलावा और कुछ नहीं। तो जैसे जब सपोज फॉर एग्जांपल कोई बिल्डिंग में हम लोग अर्थिंग कर रहा है तो वो लाइटनिंग के अगेंस्ट, तो जब बिजली गिरता है तो वो पूरा बिजली कैसे चला जाता है, मतलब पूरा बिजली कैसे चला जाता है? अर्थ में ज्यादा ना। अच्छा देखो वो तुम्हारा क्या है कि एक्चुअली बिजली कहाँ से, क्लाउड से आ रहा है ना अर्थ में, ठीक है। तो हाँ। एक्चुअली बिजली इसलिए प्रोड्यूस होता है कि क्लाउड है बहुत हाई पोटेंशियल पे, अर्थ है 0 पोटेंशियल पे। तो पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा है, राइट। तो पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी काफी ज्यादा होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वो इतना ज्यादा हो जाए कि एयर के मॉलिक्यूल्स को भी आयोनाइज कर दे तो फिर वो एक रास्ता खोज लिया। जब एयर के मॉलिक्यूल्स को आयोनाइज कर दिया तो एक पाथ बन गया, कंडक्टिंग पाथ समझो। तो वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इतना ज्यादा हो जाए कि वो एयर के मॉलिक्यूल्स को भी आयोनाइज कर दे तब उसको एक रास्ता मिल जाता है। और वो जो बिजली आपको दिखता है ऐसे आता हुआ वो एक रास्ता है, ठीक है। तो वो एक रास्ता है लाइक वो क्लाउड और अर्थ के बीच में। और वहां से जो है आपका वो लाइक क्लाउड के जो चार्जेस हैं वो अर्थ में आके डिस्चार्ज हो जाएंगे। लेकिन वो तब तक जो है वो तब तक डिस्चार्ज, अब मान लो कि क्लाउड के चार्जेस जो है वो अर्थ में आके डिस्चार्ज हो रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे आप ये नहीं कर सकते हो कि क्लाउड का सारा चार्ज 0 हो जाएगा तभी आपका वो बिजली खत्म होगा। बिकॉज क्लाउड का चार्ज मान लो कि कुछ कम हुआ, ठीक है, लेटर से जितना पहले चार्ज था अभी आधा हो गया, तो आधा हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी वैल्यू कम हो गया ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कम हो गया तो क्या होगा, ये बीच में कोई कंडक्टर तो है नहीं उनको, ठीक है। बीच का जो मीडियम है वो कंडक्टिंग नहीं है ना, वो तो एयर है, इंसुलेटर है। तो अगर मान लो तो अगर लाइक कुछ चार्जेस जब डिस्चार्ज हुए अर्थ में आकर के तो क्लाउड का पोटेंशियल कम हो जाएगा। क्लाउड का पोटेंशियल कम हो गया तो क्लाउड और अर्थ के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो का वैल्यू भी कम हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वो एयर मॉलिक्यूल्स को आयोनाइज नहीं कर पाएगा तो एयर मॉलिक्यूल्स को आयोनाइज नहीं कर पाएगा तो उसको वो रास्ता नहीं मिल पाएगा फिर डिस्चार्ज होने के लिए। तो दैट इज अ डिफरेंट केस, दैट इज नॉट वो कंडक्टिंग पाथ। लाइक वो कंडक्टर का केस नहीं है जो आप लाइटनिंग के लिए देख रहे हो।
क्लाउड और अर्थ के बीच में जो हो रहा है, तो उनके बीच का मीडियम जो है वो कंडक्टिंग नहीं है, तो दैट इज अ डिफरेंट केस। और यहाँ पे जो हम लोग कर रहे हैं वो कंडक्टर को ग्राउंड कर रहे हैं, तो दिस इज ए डिफरेंट केस, बिकॉज कंडक्टर है तो कंडक्टिंग पाथ है, तो जब तक जो चाहे वो होता रहेगा। ठीक है, बताओ अब देखो S1 पे कितना है यार, प्लस क्यू, तो S1 पे प्लस क्यू है, तो S2 के इनर सरफेस पे पक्का माइनस क्यू ही होना चाहिए, जो बचेगा वही बाहर, राइट। ये तो आप कल पढ़े थे कि S1 पे अगर चार्ज है प्लस क्यू, तो S2 के इनर सरफेस पे माइनस क्यू ही होना है, जो भी बचेगा वही बाहर। तो बाहर के लिए बचा क्या, जीरो। H2 पे तो टोटल चार्ज ही माइनस क्यू था, अब वो पूरा का पूरा माइनस क्यू इनर सरफेस पे आ जाएगा, तो S2 के आउटर सरफेस पे क्या रहेगा, जीरो। तो यहाँ पे जो आपका ऐसा हो जाएगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कल पढ़े थे ना हम लोग इस तरीके का, तो बड़ा बड़ा एग्जांपल्स किए थे कि S1 के जितना आउटर सरफेस पे रहेगा, S2 के इनर सरफेस पे एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट रहेगा। तो S1 पे प्लस क्यू है, तो S2 के इनर सरफेस पे कितना होगा, माइनस क्यू। और S2 पे टोटल चार्ज भी कितना आया, हम लोगों ने अभी निकाला, S2 पे टोटल चार्ज कितना आया था, माइनस क्यू। तो अगर पूरा का पूरा माइनस क्यू इनर सरफेस पे है, तो आउटर सरफेस पे कितना होगा, जीरो। तो यही हो गया फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आफ्टर अर्थ।